नमस्कार, मैं डॉक्टर किरण कालिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संस्कृत साहित्य जगत में ना केवल महाकाव्यों का ही महत्व है, बल्कि इसके साथ साथ साहित्य जगत में नाटक का भी बहुत ही अधिक महत्व देखने को मिलता है। इसी कड़ी में जिस प्रकार से महाकाव्यों की श्रेणी में दिग्गज महाकाव्यकार हुए हैं, जैसे महाकवि कालिदास, माघ, भारवी इत्यादि हुए हैं, उसी प्रकार से नाटक साहित्य में भी अनेक प्रकार के प्रकांड महाकवि हुए हैं। आज मैं आप सभी के लिए नाटक साहित्य से ही महाकवि भास के नाटकों का संग्रह और उनके स्वप्न वासुदेव से बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न संग्रह को लेकर के उपस्थित हूँ। तो महाकवि भास के संबंध में चर्चा करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप घर बैठे परीक्षा उपयोगी जो भी तैयारियां कर रहे हैं उसको सफल बनाने के लिए आप मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो से भी लाभ ले सके। तो आइए शुरू करते हैं महाकवि भास। सबसे पहले ये महाकवि जो भास थे, अगर इनके बारे में प्रमाणों की बात की जाए, वैसे तो साहित्य जगत में जो भी काव्यकार हुए हैं, नाटककार हुए हैं, उनका जो है बिल्कुल जो यथोचित और प्रामाणिक जो समय है, उनका वंश परिचय है, देखने में बिल्कुल दुर्लभता प्रतीत होती है। तो अगर बात करें महाकवि भास की, उनके माता पिता जन्म स्थान के बारे में तो साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते, लेकिन उनके जन्म के संबंध में कहा जाता है कि महाकवि भास कालिदास से पूर्ववर्ती थे। क्योंकि महाकवि कालिदास ने, नोट कीजिएगा इस बात को, जो मालविका अग्निमित्र नाटक लिखा है उसमें उन्होंने आरंभ में ही महाकवि भास का उल्लेख किया। तो महाकवि भास का समय 450 ईस्वी पूर्व के आसपास ज्यादातर विद्वान मानते हैं। बात करें अगर इनकी कृतियों की, तो कृतियों में महाकवि भास की 13 कृतियां जो है देखने को मिलती है। इस बात को नोट कीजिए कि महाकवि भास की कितनी कृतियां है, तो महाकवि भास द्वारा जो है 13 रचनाएं जो है लिखी गई है, जिन रचनाओं में संपूर्ण 24 छंदों का उल्लेख किया गया है। ये बात बहुत ही प्रष्टव्य है, नोट कीजिएगा कि महाकवि भास की 13 कृतियों में 24 छंद वर्णित है, और उसमें कुल अगर श्लोकों की बात की जाए तो 1092 श्लोक है। 1092 श्लोक है। और अगर बात की जाए कि सबसे पहले महाकवि भास के जो ये 13 नाटक थे, इनको किसने खोजा था, तो कहा जाता है कि जो टी गणपति शास्त्री थे, उन्होंने 1909 ईस्वी में त्रावणकोर से इनको प्राप्त किया था। तो ये ही इसके प्रकाशक माने जाते हैं, टी गणपति शास्त्री जी। अगर बात करें इनके नाटक विभाजन में, तो इनके नाटक की जो कथा वस्तु है उनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। उसमें से कुछ एक नाटक इनके रामायण से लिए गए हैं, कुछ महाभारत से लिए गए हैं, कुछ एक कल्पना के आधार पर है, कुछ राजा उदयन पर आधारित है। तो आइए मैं इसके बारे में आपसे चर्चा करता हूं। सबसे पहले इनके नाटकों की जो कथा का विभाजन है वह 4 भागों में है। उसमें से इनके जो 2 नाटक है, बहुत ही प्रष्टव्य नाटक है, वह रामायण पर आधारित है। पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि महाकवि भास के द्वारा रचित जो नाटक है उसमें कितने नाटक रामायण पर आधारित है, तो उसमें 2 है, प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक। इसमें प्रतिमा में 7 अंक है और अभिषेक में 6 अंक है। और बात करते हैं महाभारत पर, तो महाभारत पर इन्होंने 1 2 3 4 5
6 और ये 7। मतलब कि महाभारत पर महाकवि भास द्वारा विरचित जो नाटक है या उनका जो कथानक महाभारत से लिया गया है वो कितने हैं? 7। नोट कीजिएगा, महाभारत पर भास कवि द्वारा रचित नाटक कितने हैं? 7 नाटक है, जिसमें सबसे पहले एक उरुभंग है, आपके दूत वाक्यों है। उरुभंग और दूत वाक्यों में एक ही अंक है, इसलिए इसको एकांकी कहते हैं। नोट कीजिएगा, उरुभंग और दूत वाक्यों में एक एक अंक है, इसलिए इसको एकांकी कहते हैं। बात करते हैं आगे पंचरात्र की, तो पंचरात्र में क्या है? 3 अंक है। फिर बात करते हैं बालचरित की। बालचरित में कहा जाता है कि इसमें 5 अंकों का उल्लेख किया गया है। उसी प्रकार से दूत घटोत्कच और कर्णधार तथा अंतिम जो मध्यम व्यायोग है, इसमें भी तीनों में एक एक ही अंक प्राप्त होता है, इसलिए ये भी एकांकी नाटक है। इसी कड़ी में आगे चलते हैं, बात करते हैं उदयन के ऊपर जो नाटक रचे गए हैं, उसमें सबसे पहले तो प्रतिज्ञा योगेंद्रायण की बात करते हैं। तो भास ने उदयन पर आधारित नाटक लिखा है प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, इसमें 4 अंकों का उल्लेख किया गया है। उसके पश्चात बात करते हैं स्वपन वासव दत्तम की। इसके बारे में मैं आपसे थोड़ी विस्तार के साथ चर्चा इन सभी के संक्षेप कथन के बाद करूंगा। तो स्वपन वासव दत्तम में 6 अंक है, ये भी उदयन कथा पर आधारित। बात करते हैं अंतिम जो चौथा विभाजन किया है, वो किया है इन्होंने कल्पना मूलक, कल्पना पर आधारित है। उसमें अभिमारक है और आपके चारुदत्त के ऊपर, जिसमें अभिमारक में 6 अंक है और चारुदत्त में 4 अंक है। तो ये बिल्कुल महाकवि भास के कृतियों का संक्षिप्त परिचय था। अब बात करेंगे महाकवि भास के स्वपन वासव दत्तम सर्वश्रेष्ठ नाटक की। इस नाटक के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मैं स्वपन वासव दत्तम के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं इसके जो भी प्रश्तव्य और प्रश्न है और इसका जो विस्तार पूर्वक जो कथानक है 6 अंकों में, उन सबके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा उसमें करूंगा। आज हम स्वपन वासव दत्तम के जो बिल्कुल प्रश्तव्य प्रश्न है और संक्षिप्त रूप में ही हम इसके बारे में यहाँ पर आज बात करेंगे। तो स्वपन वासव दत्तम में अगर बात की जाए तो स्वपन वासव दत्तम में मैंने जैसे आपको पीछे भी बता दिया है कि इसमें 6 अंक है। स्वपन वासव दत्तम में 6 अंक है और इसमें अगर छंदों की बात की जाए तो इसमें 11 छंदों का वर्णन किया गया है। फिर इसमें अगर बात करें कि जो स्वपन वासव दत्तम नाटक है उसको सर्वश्रेष्ठ किस कवि ने माना है, नोट कीजिएगा इस प्रश्न को। राजशेखर ने संस्कृत साहित्य जगत का सर्वश्रेष्ठ नाटक जो है स्वपन वासव दत्तम को माना है। ये नोट कीजिएगा कि राजशेखर ने स्वपन वासव दत्तम को सर्वश्रेष्ठ नाटक माना है। फिर आगे बात करेंगे कि स्वपन वासव दत्तम में जो नायक है वह कौन है और किस प्रकार का है। तो स्वपन वासव दत्तम में जो नायक है वह राजा उदयन है, जो कि कौशाम्बी का रहने वाला है। कौशाम्बी का राजा उदयन स्वपन वासव दत्तम का नायक है, जो कि धीर ललित नायक है। धीर ललित, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि धीर ललित जो नायक है वह किस श्रेणी में होता है, किस प्रकार का होता है, जो आपके नृत्य कलाओं में, काम क्रीड़ा इत्यादि में ज्यादा रोचकता रखता है, रुचि लेता है। इस प्रकार का जो नायक होता है वह धीर ललित की श्रेणी में रखा जाता है। अब बात करते हैं इसमें नायिका की। तो इसमें वासव दत्ता जो कि प्रद्योत की पुत्री है, वह इसमें नायिका के रूप में वर्णित की गई है। और इसमें एक अन्य नायिका भी है जो कि पद्मावती है। यहाँ पर जो पद्मावती है, पद्मावती को सौत के रूप में भी दर्शाया गया है। तो मुख्य नायिका वासव दत्ता है जो कि प्रद्योत की पुत्री है और इसमें सौत के रूप में
पद्मावती को दर्शाया गया है, जो कि महाराज दर्शक की पुत्री है। और ये कहां के है? मगध के रहने वाले, मगध पुत्री है, नोट कीजिएगा। फिर इसमें बात करते हैं मंत्री की। तो स्वप्नवासव दत्तम में जो राजा उदयन थे, उनके सबसे जो करीबी थे और विश्वास पात्र मंत्री थे वो योगेंद्र राय थे। और दूसरे एक मंत्री थे जो कि प्रधान सेनापति भी थे, उनका नाम है रुमण्यवान। कौन है? रुमण्यवान। फिर बात करते हैं शत्रु की। तो इनका जो प्रमुख शत्रु था वह आरुणि था। अब इसमें बात करेंगे हम विदूषक की। तो विदूषक का नाम इसमें वसंतक है, ये नोट कीजिएगा। फिर इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वप्नवासव दत्तम, ये नाटक का नाम क्यों रखा गया है। तो इसकी जो कथा है, वैसे मैंने आपसे कहा है कि विस्तारपूर्वक चर्चा हम स्वप्नवासव दत्तम में अलग से करेंगे। तो फिर मैं यहाँ पर संक्षिप्त रूप में बताना चाहूंगा कि स्वप्नवासव दत्तम, इसमें राजा जो उदयन है वह 5वें अंक में वासव दत्ता को स्वप्न में क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं, या यूं कह लीजिए कि 5वें अंक में उनका मिलन होता है स्वप्न में। तो स्वप्न में मिलन होने के कारण इसका नाम स्वप्नवासव दत्तम रखा गया है। तो अब हम बात करेंगे इसमें जो प्रष्टव्य सूक्तियां है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले है कि दुखम न्यासस्य रक्षणम, दुखम न्यासस्य रक्षणम, न्यास की रक्षा करना बहुत ही दुखकारी है। और अगली है स्त्री स्वभावहतु कातरः, और इससे आगे है चक्रार पंकति रिव गच्छति भाग्य पंकति। नोट कीजिएगा, चक्रार पंकति रिव गच्छति भाग्य पंकति। और इससे आगे है अनतिक्रमणीयो ही विधि, अनतिक्रमणीयो ही विधि। और एक और है कालक्रमेण जगतः परिवर्तमान, कालक्रमेण जगतः परिवर्तमान। उस तरह के समय के साथ ये जो संसार है वो कैसा है? परिवर्तनशील है। और कैसे? ऊपर क्या कहा? चक्रार पंकति रिव गच्छति। बोलते हैं कि जिस प्रकार से जो गाड़ी का पहिया होता है, तांगे का पहिया होता है, वह घूमता रहता है, उसी प्रकार से गच्छति भाग्य पंकति, इंसान का जो भाग्य चक्र है वह भी घूमता रहता है। तो ये था हमारा आज का महाकवि भास के नाटकों का एक संक्षिप्त परिचय। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।